नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं निशु दुबे। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राहुल गांधी के खिलाफ विशिष्ट प्रस्ताव का नोटिस, सदस्यता रद्द करने और आजीवन चुनाव पर प्रतिबंध की मांग की गई। पेंगुइन इंडिया से दिल्ली पुलिस ने की पूछताछ, नरवणे किताब लीक मामले में कई सवालों के जवाब नहीं दे पाई पेंगुइन इंडिया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में निकाली गई बाबरी यात्रा, हुमायूं कबीर बोले किसी में दम नहीं जो मुझे रोक सके। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की गांधी परिवार से मुलाकात, 80 से 90 विधायक डीके शिव कुमार के साथ। बांग्लादेश चुनाव में जमकर हुई हिंसा, जमात इस्लामी और बीएनपी ने उठाए सवाल, कहा नतीजों को नहीं मानेंगे। खबरों में सबसे पहले बात राहुल गांधी की, क्योंकि अब यह क्लियर हो गया है कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस अब नहीं लाया जाएगा, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ एक विशिष्ट प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है जिसके जरिए नेता प्रतिपक्ष की सदन की सदस्यता रद्द हो जाएगी और उनके आजीवन चुनाव पर प्रतिबंध की बात कही गई है। यह नोटिस बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पर 9 मार्च को चर्चा हो सकती है, क्योंकि संविधान के तहत स्पीकर को अपना बचाव करने का मौका मिलता है। सर, क्या करेंगे अब राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। वो हर दिन ऐसा कुछ कर जाते हैं जो संसदीय मर्यादा, संसदीय परंपराओं के बिल्कुल उलट होता है। वो कभी चेयर पे बैठे जगदम्बिका पाल को वो कह देते कि आप पुराने कांग्रेसी हैं इसलिए आपको छोड़ दे रहा हूं, आज मैं ज्यादा टफ नहीं हूं। चेयर से आप इस तरह की बातें करेंगे? आपके नेतृत्व में पहले भी देखा गया है कि बाकी सीनियर लीडर्स अगर उद्दंड एमपीज वेल के अंदर जाते हैं तो सीनियर्स का काम होता है कि वेल से बाहर बुलाया जाए कि अपने अपने सीट पर जाकर के बैठो। यह व्यक्ति लोगों को उकसाते हुए नजर आता है। प्रधानमंत्री को घेरने का पूरा प्लान राहुल गांधी का है। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। और संसद के बाहर प्रहलाद जोशी का हाथ आपने पकड़ लिया मीडिया के सामने कि चलो आओ एक साथ करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये गांधी परिवार की जायदाद तो नहीं है संसद, या आपने समझ लिया है कि देश जो है आपकी बपौती है और आप उसके युवराज हैं, तो आप जो मनाएगा आप करेंगे। तो इसकी तो सजा मिलनी ही चाहिए। और चूंकि पूरा मसला इस बात पे आकर के टिका हुआ है कि राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया, जो आरोप गलत है, बोलने दिया गया, लेकिन एक अप्रकाशित किताब को कोट करने से मना किया गया। लेकिन आप देखिए, ये बिगड़ैल शहजादे जिसको ब्रैट कहते हैं, वो कि हमें बोलने से रोका, तुम्हारी हैसियत क्या है, इसी मानसिकता के साथ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है स्पीकर साहब के खिलाफ। हालांकि ये कुछ नहीं होने जा रहा, ये मैदान छोड़ के भागेंगे जब वहां पे वोटिंग का समय आएगा। ये राहुल गांधी हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए अब धीरे धीरे खतरा बनते चले जा रहे हैं। जी, बात अब पूर्व आर्मी चीफ की उस किताब की होगी जिस मामले में दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। दरअसल इस मामले में पेंगुइन इंडिया की टीम से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की। स्पेशल सेल ने नोटिस देकर पेंगुइन इंडिया से कुछ सवालों के जवाब मांगे और पूछताछ के लिए बुलाया था। दिल्ली पुलिस ने 15 सवालों के जवाब मांगे, जिनमें कुछ सवालों के जवाब दिए गए हैं तो कुछ सवालों के जवाब के लिए टाइम मांगा गया है। वहीं दूसरी तरफ नरवणे किताब लीक मामले को लेकर के साजिश भी बताया जा रहा है, क्योंकि शुरुआती जांच में ये संकेत मिले हैं कि किताब को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की क्लियरेंस के बिना साजिश के तहत लीक किया गया। जांच किस दिशा में जा रही है सर? देखिए, साफ साफ है कि जब भी कोई संसद का सत्र शुरू होता है, हमेशा ये देखा गया है और कैपिटल टीवी के दर्शकों को ये मालूम है, बार बार हम लोग इस बात को कहते हैं संसद सत्र के शुरू होने से पहले कि कभी वो कोई रिपोर्ट आ जाएगी,
कभी कोई हिंडनबर्ग आ जाएगा, कभी कोई वेबसाइट में कोई खबर आ जाएगी, कभी कोई फेक न्यूज आ जाएगा। कोई एक इंटरनेशनल लेवल पे साजिश रची जाती है कि किसी तरीके से सत्र से पहले सरकार के कामकाज को, सरकार के क्रियाकलापों को बाकायदा डाउन कर दिया जाए और कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी जाए। तो ये जो किताब है, इसकी जो जांच है, इसका आप कुछ बात समझ लीजिए। ये किताब 2022 में लिखी गई, 2023 में ये छप के तैयार हो जाती है और बड़ी बेचैनी थी कि इसे 2024 के चुनाव से पहले प्रकाशित किया जाए ताकि राहुल गांधी इसका इस्तेमाल कर सके। बात समझिए, ये प्री प्लान था, ये छोटा मोटा खेल है। ये छोटा मोटा खेल है। किताब पब्लिश हुआ नहीं, आपके हाथ में आया कहां से? राहुल गांधी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जेल जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। कारण युद्ध के दौरान एक आर्मी चीफ और प्रधानमंत्री के बीच क्या बातचीत हुई, ये बहुत ही बड़ा सीक्रेट है। नरवणे साहब हबड़ दबड़ में अभी कह दिए कि भाई हमने नहीं कुछ किया, ये पब्लिकेशन जो कह रहा है बस वही सही है। तो अब सवाल है कि राहुल गांधी के हाथ में वो किताब आई तो आई कहां से? अब ये बताया जा रहा है कि कुछ विदेशी एजेंसियों के जरिए कुछ देशों में इसका पीडीएफ जो है रिलीज किया गया, लेकिन फिर भी बड़ा सवाल है राहुल गांधी के पास आया कहां से? ये पूरा मसला तो तब शुरू हुआ है कि जब राहुल गांधी ने कहा कि मेरे पास किताब है, पब्लिशर कह रहा है कि हमने छापा नहीं, राहुल गांधी कह रहे हमारे हाथ में है। तो हु डिड दिस? कहां से, किसने छापा? तो इसमें एक प्रॉपर एक षड्यंत्र की बदबू जो है वो आ रही है। उम्मीद रखनी चाहिए कि दिल्ली पुलिस एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन करेगी और इस तरह के जो लेफ्ट लिबरल कबाल या आर्टिकल लिख के तो रिपोर्ट निकाल के तो कुछ इधर उधर की चीजें करके हिंदुस्तान को जो बदनाम करने की जो कोशिश करते हैं, इस गैंग को पकड़ा जाए। और सरकार से भी निवेदन है, इतना कमजोर कलेजा मत रखिए। देशद्रोहियों से जब निपटना हो तो थोड़ा सा हिम्मत दिखाने की आवश्यकता है, इनको कुचलने की आवश्यकता है। बार बार मोदी सरकार ये काम करने में फेल हो जाती है। जी चलिए, अब बात पश्चिम बंगाल की। आज मुर्शिदाबाद में बाबरी यात्रा निकाली गई। हुमायूं कबीर से अपने समर्थकों के साथ 22 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा निकाली और इस दौरान हुमायूं कबीर ने सीएम योगी और पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने एक बार फिर कहा कि वो किसी से डरने वाली नहीं है, बंगाल में बाबरी बनकर ही रहेगी। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में मुसलमान 100 सीट जीत करके निर्णायक भूमिका निभाएंगे और साथ ही उन्होंने बीजेपी को चेतावनी दी और कहा कि बंगाल की जनता उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी, चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। कहां से कॉन्फिडेंस आ रहा है इनमें? देखिए, ये कॉन्फिडेंस ममता बनर्जी ने दिया है। ममता बनर्जी कुछ रोक नहीं रही, बाकायदा उसके जुलूस की सुरक्षा करवा रही है। वो भाषण दे रहा है, मोदी योगी कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसमें उस पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को समझिए। चाहे वो वक्फ का मसला हो, चाहे वो सीए का मसला हो, चाहे और भी कई सारे मसले हों, चाहे एसआईआर का मसला हो, हर मसलों के ऊपर ममता बनर्जी ने जो मुसलमानों को वादा किया था, ममता बनर्जी फेल हो गई। ममता बनर्जी ने कहा कि जान चली जाएगी, सीए लागू नहीं होने देंगे। लागू हो गया। बंगाल में जान में दे दूंगी, लेकिन यह वक्फ का कानून जो है वो लागू नहीं होने दूंगी। हो गया। एसआईआर नहीं होने दूंगी, हो रहा है। मुसलमान नाराज है। तो आपने क्या किया? आपने हुमायूं कबीर जो आपका एमएलए है उसको बाहर किया, कहा कि भाई बाबरी स्टार्ट कर दो। होगा क्या? होगा यही कि मुसलमानों के, चाहे वो ओवैसी हो, आपके हुमायूं कबीर हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, बदरुद्दीन की पार्टी हो, वहाँ फुरफुरा शरीफ का जो साहजादा है वो, उसकी पार्टी
ये सारे मुस्लिम पार्टियां इकट्ठा होकर के वो 30-40 सीटें जीत लेंगी। ममता बनर्जी की नाराजगी का फायदा इनको होगा। अंततोगत्वा क्या होगा कि ये मुस्लिम लीडर्स जीत के आएंगे तो किसको समर्थन करेंगे? बीजेपी के साथ या ममता को समर्थन करेंगे? तो ममता बनर्जी अपनी एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए एक नया शगुफा छेड़ा है और ये कहेंगी कि भाई ये मस्जिद के खिलाफ हम हैं, अचानक से ब्राह्मण बन जाएंगी ये, फिर जाकर के मंत्रोच्चारण करना शुरू करेंगी और बंगाल के हिंदुओं को फिर से टोपी पहना करके वो चुनाव जीतने की साजिश में पूरी तरीके से ये अब एक्सपोज हो गया है। हिंदुओं को बांट देना और मुसलमानों को इकट्ठा करवा करके जो तमाम वो सीटें जहां 50% से ज्यादा मुसलमान हैं, ये 70-80 के आसपास उस तरह की सीटें हैं जहां आप उनके उम्मीदवारों को जितवा दोगे और अंततोगत्वा क्या होगा? सरकार बनने के बाद, रिजल्ट आने के बाद ये सेक्युलर फ्रंट की सरकार वहां पे बन जाएगी। यही इस बाबरी मस्जिद के पीछे की राजनीति का पूरा खेल है। अब बात कर्नाटक की करते हैं, क्योंकि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की मुलाकात गांधी परिवार से हुई और आलाकमान के साथ अहम बैठक हुई है। मुख्यमंत्री की कुर्सी और सत्ता के बंटवारे को लेकर यह बैठक काफी अहम माना जा रहा है। तो वही दूसरी तरफ एक बड़ा दावा किया गया है जिसने कर्नाटक की सियासत में और उबाल दिया। कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन ने दावा किया कि पार्टी के करीब 80 से 90 विधायक डीके शिव कुमार के साथ है। इकबाल हुसैन को डीके का वफादार माना जाता है, इसलिए उनका यह बयान काफी अहम माना जा रहा है। कर्नाटक की सियासत में काफी उथल पुथल मचा हुआ है। देखिए, कर्नाटक के राजनीति में कोई उथल पुथल नहीं है, ये फाइनल पॉइंट पे आ गया है। ये मीटिंग डीके शिव कुमार कई महीनों से चाह रहे थे कि ऐसी मीटिंग जिसमें वो सारे लोग मौजूद हों, गांधी परिवार के तथाकथित आला कमान, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, एक साथ तीनों से मुलाकात हुई। ये तीनों लोग वही हैं जिन्होंने ये आश्वासन दिया था कि 2.5 साल के बाद आपको फिर मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। अब इस 2.5 साल सिद्धारमैया को बनने दीजिए, 2.5 साल के बाद आपको बनाया जाएगा। लेकिन आज जो मीटिंग हुई है उसमें क्लैरिटी नहीं आई। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि अभी थोड़ा इंतजार कर लीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। और उधर क्या खेल हो गया? सिद्धारमैया ने अपने तमाम एमएलएस को, पहले क्या होता था, इस तरह की घटना घटती थी, रिजॉर्ट में जाकर के एमएलए को छिपा दिया जाता था। सिद्धारमैया इस बार बहुत तगड़ा खेल खेल गए। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भेज दिया है अपने समर्थक विधायकों को। सरकारी वो एजुकेशनल ट्रिप के नाम पे इनको न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया भेज दिया है। और इधर ये कह रहे हैं कि 70-80 हमारे पास है। अभी एक सप्ताह के अंदर कांग्रेस पार्टी या तो टूटेगी या फिर डीके शिव कुमार विद्रोह करेंगे। बांग्लादेश में चुनाव हो रहे हैं। शेख हसीना को बेदखल करने के बाद बांग्लादेश में यूनुस की अंतरिम सरकार बनी थी। हालांकि इस चुनाव में कई जगहों पर हिंसा देखने को मिली। मुंशीगंज में पोलिंग स्टेशन पर बम धमाका हुआ, वहीं दूसरी तरफ चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए। बीएनपी के मुखिया तारिक रहमान ने कहा कि बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, उनकी पार्टी नतीजों को स्वीकार नहीं करेगी। वहीं जमात इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान ने भी कहा कि निष्पक्ष चुनाव बांग्लादेश में नहीं हो रहा है, हम नतीजों को नहीं स्वीकार करेंगे। कैसे देखते हैं सर, क्योंकि अगर सरकार बनती है तो हिंदुओं के प्रति कितनी हितैषी होगी? देखिए, हिंदू तो जाने दीजिए, वहां सवाल तो पूछना चाहिए। ये बड़े बड़े प्रोपेगेंडिस्ट पत्रकार, ये रवीश कुमार, अजीत अंजुम, वाजपेयी, ये तमाम अरमा शर्मा गर्मा, ये सारे लोग नाच रहे थे कि डेमोक्रेसी आ गई, बांग्लादेश में तानाशाही खत्म हो गई, डेमोक्रेसी आ गई। यही नाच रहे थे ना ये लोग। और मूर्खों की बारात विपक्षी पार्टियों में, इन बेवकूफों ने यह कहना शुरू कर दिया हिंदुस्तान में भी ऐसा हो जाएगा, है ना? याद आया? मैं याद इसलिए दिलाता हूं कि इन कमबख्तों को यह बताना जरूरी है कि तुम्हारी मूर्खता की वजह से वहां हिंदू कट रहे हैं,
वहां हिंदू कट रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर में मीर जाफरों की फौज है जो ये देख नहीं सकता कि वहां क्या होने वाला है। वहां यूनुस जमात को जिताएगा। अब नाचते रहना सारे लोग हिंदुस्तान के अंदर में, ये सेक्युलरिज्म का डफली बजाने वाले सारे लोग, और ये एक इस्लामिक देश बनेगा, यहां शरिया का कानून चलेगा। तब इन पत्रकारों को भेजिएगा आप लोग। बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं इन प्रोपेगेंडिस्ट लोगों के ऊपर, और यही तमाशा चल रहा था। कैपिटल टीवी ने उस दिन ही कहा था विनाश मंडरा रहा है बांग्लादेश के ऊपर, कोई डेमोक्रेसी नहीं आएगी। और आज चुनाव हो रहे हैं तो वही सारे लोग जो डेमोक्रेसी का रट जप रहे थे आज कह रहे हैं क्या कि हम चुनाव के नतीजे को नहीं मानेंगे। यही होना है। जहां इस तरह के जिहादी तत्व होंगे, जहां उपद्रव होगा, जहां हिंसा होगी, वहां डेमोक्रेसी कभी नहीं आ सकती। और अभी बांग्लादेश की दुर्गति अभी और होनी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश के बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।